गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। आज जो अपने पढ़ने वाले हैं वो सीपीसी का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने एविडेंस एक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, कंप्लीट उसमें बताया था कि एविडेंस एक्ट में कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, इसका कमेंसमेंट कब हुआ, एक्सटेंड कब हुआ। अगर आपने अभी तक वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एविडेंस एक्ट का इंट्रोडक्शन भी क्लियर कर सकते हैं। आज जो अपने पढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर कोड, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो सीपीसी अपने पढ़ते हैं, अपना एक मेजर सब्जेक्ट है। इस मेजर सब्जेक्ट के बारे में अपनों को उसकी सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीपीसी का पास्ट बताया था, जिसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि क्या सीपीसी जो अपने 1908 की पढ़ रहे हैं, क्या अभी तक वही पढ़ रहे हैं, इससे पहले कोई सीपीसी नहीं होती थी। वहाँ पर भी मैंने बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर किए थे। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे जाइए या आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सीपीसी का इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं, टोटल इसमें कितने पार्ट हैं, क्या ये सब्सटेंटिव लॉ है, क्या ये प्रोसीजरल लॉ है, इस पर प्रेसिडेंट ने साइन कब किए, सारी डिटेल, सारे डाउट्स आज इस क्लास में अपने क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले सीपीसी द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नाम क्या है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। मतलब सीपीसी का ईयर भी पता होना चाहिए। जो एलएलबी कर रहे हैं उनको लगता है कि ये ईयर काम का ही नहीं है, ये जो एक्ट नंबर है ये काम का ही नहीं है, जबकि ये ईयर और इसका एक्ट नंबर बहुत काम का है। जुडिशरी में कई बार सब्जेक्ट का नाम ना देते हुए डायरेक्ट एक्ट नंबर देके और उसका ईयर देके पूछ लिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अपनों को उसका ईयर और उसका एक्ट नंबर भी पता होना चाहिए। तो सीपीसी द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, एक्ट नंबर क्या है, एक्ट नंबर 5 है। एक्ट नंबर क्या है, एक्ट नंबर 5 है 1908 का। तो एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908, जो मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है, आपको भी नोट्स में एज इट इज़ ऐसे ही बनाना है। आप जैसे लाइन वाइज लिख देते हैं पार्ट 1, सेकेंड लाइन में पार्ट 2, वो कहीं ना कहीं रिवीजन करने में इंटरेस्टिंग नहीं होता। लेकिन जब अपने नोट्स में डायग्राम्स होते हैं, साइटेशंस लिखी होती है, शॉर्ट नोट्स लिखे होते हैं, तो उन नोट्स को पढ़ने में, रिवाइज करने में बहुत इंटरेस्ट लगता है। मतलब अपने उस नोट से बोर नहीं होते, है ना। तो देखिए, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। अब टोटल इसमें बात करते हैं कि सबसे पहले आपको ऊपर लाइन में क्या लिखना है, टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें, टोटल पार्ट्स 11 हैं। देखिए, चाहे पार्ट्स बोलिए चाहे चैप्टर्स बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट्स का कि मैम यहाँ पे तो पार्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे चैप्टर्स नहीं लिखा हुआ, तो कोई फर्क नहीं है ना। अपने इसके बता ही तो रहे हैं ना कि इस एक्ट में टोटल कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, क्योंकि जो पार्ट्स होता है उस पार्ट से क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन अपनों को पढ़ने मिलेंगे। ठीक है, तो आप चाहे पार्ट बोलिए चाहे चैप्टर्स बोलिए, बट जो अपना एक्ट कहता है, अगर एक्ट अपना पार्ट कहता है तो उसको पढ़ने में क्या दिक्कत है, अगर वो चैप्टर कहता है तो उसको पढ़ने में क्या दिक्कत है ना। तो इसीलिए सीपीसी में अपने काउंट करते हैं पार्ट कितने हैं इसमें, टोटल 11 पार्ट्स हैं। टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल सेक्शन है 158। अब इसमें टोटल 1 शेड्यूल है। टोटल कितनी शेड्यूल है, टोटल 1 शेड्यूल है। बट जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो 1976 का अमेंडमेंट है, उससे क्या हुआ था, शेड्यूल 2, 3, 4 ये क्या कर दी थी, हटा दी गई थी। अदरवाइज अगर वो नहीं हटाते तो अपने लिए ही हार्ड होता ना, कि अभी तो अपने ओनली शेड्यूल 1 और जिसके अंदर 51 ऑर्डर्स पढ़ते हैं। अगर सोचो कि वो शेड्यूल्स 2, 3, 4 रिपील नहीं होती तो अपनों को कितने ऑर्डर्स पढ़ने पड़ते, कितने रूल्स पढ़ने पड़ते। इसलिए 1976 का अमेंडमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, जिससे अपने जो शेड्यूल 2, 3, 4 है वो हटा दी गई थी। तो शेड्यूल 1 अभी अपने एट प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें 51 ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। फिर आपको मेजर एक्ट का आपको साइन पता होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ने इस
एक्ट पर कब साइन किए थे? तो प्रेसिडेंट ने इस एक्ट पर साइन किए थे 21 मार्च 1908। जो मेजर सब्जेक्ट है उसकी आपको कमेंसमेंट डेट, देन उसमें कितनी तारीख को प्रेसिडेंट ने साइन किए थे कि हाँ ये एक्ट सही है, अब इसको अपने प्रयोग में ला सकते हैं। तो सीपीसी को 21 मार्च 1908 को साइन किए गए थे। तो टोटल सेक्शंस, टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स 11, टोटल सेक्शन 158। देन इसमें कितने शेड्यूल्स हैं? शेड्यूल 1 है जिसके अंदर 51 ऑर्डर्स अपने पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ने इस पे साइन कब किए थे? 21 मार्च 1908। ठीक है, अब इसका कमेंसमेंट क्या है, एक्सटेंट क्या है, वो आगे आपको बताती जाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप अपने इसको क्लियर करते जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो सीपीसी पढ़ रहे हैं ये सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है। देखो ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्या बता रहा है, ये प्रोसीजर बता रहा है। प्रोसीजर किसका बता रहा है? ये टीपी एक्ट का। किसका बता रहा है? टीपी एक्ट का। ठीक है, और किसका बता रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। क्योंकि जो अपने टीपी पढ़ते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, वो अपने सिविल लॉज होते हैं, और इनको कौन प्रोसीड करता है? इनको प्रोसीड करती है हमारी सीपीसी प्रोसीड करती है। तो सीपीसी क्या है? एक प्रोसीजरल लॉ है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम एग्जाम तो 3 स्टेप्स में होता है, तो क्या इसको प्री में भी प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं, मेंस और इंटरव्यू में भी? तो देखिए यहाँ से क्लियर कीजिए, अगर आपसे प्री में पूछा जाता है कि सीपीसी कौन सा लॉ है, तो आपको आंसर देना है सीपीसी प्रोसीजरल लॉ है। क्लियर? अगर प्री में एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है सीपीसी कौन सा लॉ है, तो आपको बोलना है सीपीसी प्रोसीजरल लॉ है। देन अगर आपसे मेंस और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सीपीसी बताइए कौन सा लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है, तो वहां पे आपको बताना है कि सर सीपीसी सब्सटेंटिव प्लस प्रोसीजरल लॉ का मिक्स्ड है। अब मिक्स्ड क्यों है? अब वो पूछेंगे कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, जबकि प्री में तो सीपीसी प्रोसीजरल लॉ काउंट होती है। तो उनको बताइए कि सर सेक्शन जो 1 से लेके 158 हैं वो क्या है? हमारे सब्सटेंटिव पार्ट हैं। वो क्या है? हमारे सब्सटेंटिव पार्ट है, बट ऑर्डर 1 से लेके 51 जो है वो हमारा प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, तो अब से ये डाउट नहीं रखना कि सीपीसी सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है। और अगर मेंस और इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यही बताना है कि सेक्शन 1 से 158 कितना है? सब्सटेंटिव लॉ है, और जो ऑर्डर 51 है वो क्या है? हमारा प्रोसीजरल पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ से ये क्लियर हुआ। उसके बाद अब अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग, मतलब इसमें क्या हुआ है, जो स्टार्ट हो रहा है वो डायरेक्ट पार्ट 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? प्रिलिमिनरी से हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टार्टिंग क्या है, तो आपको बोलना है प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 8। ठीक है, देन आते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 क्या कहता है? साधारण वादों के विषय में, मतलब जो जनरल सूट्स इंस्टीट्यूट होते हैं उसके बारे में क्या बताया गया है। मतलब इसमें ये चीज़ें बताई गई है कि सूट अपने कहाँ इंस्टीट्यूट करेंगे। ये प्री का क्वेश्चन निकलता है कि आखिर सिविल में सबसे पहले सूट इंस्टीट्यूट कहाँ करेंगे, तो आंसर क्या होगा? लोवेस्ट ग्रेड के कोर्ट में इंस्टीट्यूट करेंगे। और इसमें और क्या क्या चीज़ें बता रखी है? इसमें इंटरेस्ट के बारे में बता रखी है कि क्या इंटरेस्ट भी मिल सकता है, क्या कॉस्ट भी मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें, रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिस, ये सब इसी पार्ट में बताया हुआ है, इसलिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि प्रिलिमिनरी में क्या बताया हुआ है? प्रिलिमिनरी में हमें इसका एक्सटेंट बताया है, मतलब इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, एक्सटेंट क्या है, कमेंसमेंट क्या है। इसके अलावा इसमें डेफिनेशंस क्लोज बताई हुई है कि जो डिग्री होल्डर होता है, जजमेंट डेटर होता है, फॉरेन कोर्ट होता है, फॉरेन जजमेंट होता है, पब्लिक ऑफिसर होता है, इनका मतलब क्या है, किन किन को पब्लिक ऑफिसर बता सकते हैं, जो सेक्शन 2 के 17 क्लोज में बताई हुई है। आखिर डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में बताई हुई है। अगर आपने सीपीसी का डेफिनेशन क्लोज आपको नहीं याद हो रहा, तो इसके लिए भी एक वीडियो चैनल पर अपलोड है, 2 पार्ट्स में है, जिसमें टोटल जो सेक्शन 2 है, जिसमें टोटल डेफिनेशंस 20 डेफिनेशंस है, वो क्लियर मैंने आपको कर रखी है, सारी डिटेल से समझा रखी है कि आखिर इन डेफिनेशंस को याद कैसे करेंगे। बेर एक्ट से मैंने आपको सारा पढ़ा रखा है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए और उस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग क्या है अपना? प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 8।
पार्ट 1 क्या कहता है, जनरल सूट्स के बारे में बताता है 9 to 35B। देन आता है पार्ट 2। पार्ट 2 क्या कहता है कि जब अपनों ने सूट इंस्टीट्यूट कर लिया तो उसका आप क्या करवाएंगे, एग्जीक्यूशन। लेकिन अगर अपने स्टेप बाय स्टेप देखें तो एग्जीक्यूशन तो लास्ट में करवाते हैं, जब डिक्री आ जाती है उसके बाद ही तो एग्जीक्यूशन करवाया जाता है ना, कि जो डिक्री दे दी अब कोर्ट क्या कहेगी, इसको एग्जीक्यूट करवाइए जाके, जबकि ये पार्ट तो लास्ट में आना चाहिए था। लेकिन अब जैसे इन्होंने प्रोसीजर दिया हुआ है, जैसे स्टेप बाय स्टेप इन्होंने दिए हुए हैं, वैसे ही याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जनरल सूट्स, देन पार्ट 2 कहता है एग्जीक्यूशन जनरल। 36 से 74 सेक्शन भी आपको पता होना चाहिए। एलएलबी में ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप जुडिशरी में जाते हैं तो आपको ये सेक्शंस भी पता होने चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं। तो 36 से लेके 74 तक दिए हुए हैं। पार्ट 3 क्या कहता है, आनुषंगिक कार्यवाहियाँ। ये आनुषंगिक कार्यवाहियों के बारे में प्रोसीजर कहाँ दे रखा है, 75 से 78 तक में दे रखा है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पढ़ा प्रिलिमिनरी 1 to 8, पार्ट 1 पढ़ा जनरल सूट्स के बारे में 9 to 35B, पार्ट 2 पढ़ा एग्जीक्यूशन के बारे में 36 से 74, देन पढ़ा पार्ट 3 आनुषंगिक कार्यवाहियाँ 75 से 78। अब पार्ट 4 अब कहता है कि जो स्पेशल मैटर्स हैं, आखिर उनमें भी तो सूट इंस्टीट्यूट होगा ना, तो स्पेशल मैटर में सूट इंस्टीट्यूट कैसे होगा, 79 से 88 तक, जिसमें 88 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इंटरप्लीडर सूट के बारे में बताता है। ठीक है, तो पार्ट 4 क्या कहता है, विशिष्ट मामलों में मत 79 से 88। देन आता है अपना पार्ट 5। पार्ट 5 क्या कहता है, अब स्पेशल प्रोसीडिंग्स करेंगे। स्पेशल प्रोसीडिंग्स कैसे करेंगे, तो ये कहता है जो आर्बिट्रेटर्स बिठाते हैं, अपने माध्यस्थ बिठाते हैं, वो क्या हो जाता है, अपने स्पेशल प्रोसीडिंग्स में काउंट होता है। तो कहाँ से लेके 89 से 93। तो पार्ट 5 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सिविल मैटर्स में माध्यस्थ बिठाते हैं, मतलब ऐसा प्रोसीजर जो कोर्ट का प्रोसीजर नहीं होता, दो पार्टीज के बीच में समझौता कराया जाता है, वो क्या होता है, आर्बिट्रेटर होता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, 89 से 93। देन पार्ट 6 कहता है अनुपूरक कार्यवाहियाँ। अगर कोई सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स भी है तो उनको भी तो देखा जाएगा ना, तो ये कहता है 94 एंड 95 में क्या पढ़ते हैं, अपने सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स पढ़ते हैं। देन पार्ट 7 इंपॉर्टेंट है, अपील, क्योंकि सूट इंस्टीट्यूट हो गया, जजमेंट आ गया, ऑर्डर आ गया। अब जजमेंट हमें अच्छा नहीं लगा तो हम भागे भागे कहाँ जाएंगे, अपील में जाएंगे। तो अपील कहाँ से कहाँ तक है, 96 से 112। 6 का डबल कर दो 12, 96 से 112। देन आता है पार्ट 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन। रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन, रेफरेंस कैसे किस में पढ़ते हैं, 113, रिव्यू किस में पढ़ते हैं, 114, और रिवीजन किस में पढ़ते हैं, 115 में। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप इसके सेक्शंस तो डायरेक्ट यहीं याद कर सकते हैं, कैसे, रेफरेंस 113, रिव्यू 114, रिवीजन 115, यहीं पे याद कर लो सेक्शंस के टाइटल और कितने नंबर पे सेक्शंस दिए हुए हैं, तो आगे अपनों को थोड़ा इजी हो जाएगा। पार्ट 8। पार्ट 9 कहता है ऐसे हाई कोर्ट्स के संबंध में स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं जो न्यायिक आयुक्त के न्यायालय नहीं है। तो ये कहाँ से दिया हुआ है, 116 से 120 तक दिया हुआ है। देन आते हैं पार्ट 10। पार्ट 10 में क्या दे दिए, रूल्स दे दिए, कुछ ऐसे रूल्स जो अपनों को फॉलो करने पड़ेंगे, 121 से 131। देन आता है पार्ट 11। पार्ट 11 क्या कहता है, मिसलेनियस। मतलब मिसलेनियस का मतलब होता है कि जो भी हमने इन सब में नहीं दिया लेकिन कुछ बच गया तो हम किस में दे देंगे, मिसलेनियस में दे देंगे। मतलब जो भी अपने लाइफ में क्या होता है, कुछ बची कुची चीज़ होती है, उसको एंड में रख देते हैं ना, कि ये क्या है, ये वर्क तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एंड में रख दो, इसको लास्ट में करेंगे। वैसे ही कानून में कहता है मिसलेनियस, जो बची कुची चीज़ है उसको लास्ट में रख दो। तो 132 से 158। तो चैप्टर 11 तक सबसे पहले रिवीजन करते हैं। प्रिलिमिनरी आ गया 1 to 8, पार्ट 1 साधारण वादों के विषय में, पार्ट 2 एग्जीक्यूशन करवा दिया, पार्ट 3 कोई आनुषंगिक कार्यवाही उसके बारे में, पार्ट 4 स्पेशल मैटर, पार्ट 5 स्पेशल प्रोसीडिंग्स, पार्ट 6 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स, पार्ट 7 अपील कर दो, अपील नहीं की तो रेफरेंस रिव्यू रिवीजन कर दो 8 में, 9 में ऐसे हाईकोर्ट के संबंध में जो विशेष आयुक्त की न्यायालय नहीं है, पार्ट 10 रूल्स फॉलो कर दो, और 11 में कुछ बचा कुचा है तो वहीं डाल दो 11 मिसलेनियस। ठीक है, तो ये है सीपीसी का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बाकी जो चीज़ें बताई है वो इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज भी बता चुकी हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते
चाहते हैं कि मैम सीपीसी भी यूट्यूब पे पढ़ा दीजिए, देखिए सीपीसी कोई 5 या 10 दिन का या 15 दिन का सब्जेक्ट नहीं है। एक बार सीपीसी को अच्छे से पढ़ने के लिए कम से कम अपनों को 2 महीने देने पड़ेंगे। क्यों? जब तक कोई चीज़ अपनों को याद ही नहीं होगी तो आगे चलने का मतलब क्या होगा, है ना। इसीलिए मेरे क्लास में भी यही रूल्स होते हैं कि जब तक जितना करवा दिया उतना पहले याद करो। जैसे एक बार सेक्शन 74 तक करवा दिया तो जब तक स्टूडेंट को सेक्शन 74 तक याद नहीं होता मैं आगे नहीं चलती। इसका मतलब क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। देखो कोचिंग्स तो अपने बहुत सारी ज्वाइन करते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है, टीचर आया पढ़ा के चला गया, स्टूडेंट के 10 में से 0 नंबर भी आ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि एमडी लो क्लासेज में ऐसा नहीं है। एमडी लो क्लासेज में आपने पढ़ा है, आपको याद होगा तभी आगे चला जाएगा। जितनी बार भी आपको समझ नहीं आता उतनी बार पूछा जाता है और डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। और आपने मेरे स्टूडेंट्स की रिव्यू की वीडियो देखी होगी, बहुत से स्टूडेंट्स ने वीडियोस भेज रखी है, अभी उनकी एडिटिंग नहीं हुई है तो अभी उनको पब्लिक नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये सीपीसी का इंट्रोडक्शन था। अगर इसमें कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख दीजिए कि मैडम ये डाउट था, ये क्लियर नहीं हुआ, या डायरेक्ट आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे एमडी लो क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको एमडी लो क्लासेस के जो मेरे द्वारा बनाए हुए हैंडमेड नोट्स हैं अगर वो चाहिए तो उनके लिए भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। एक नॉमिनल चार्ज है, नॉमिनल चार्ज पे करके आप एमडी लो क्लासेस के नोट्स ले सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।